दुनिया भर में तमाम खबरें तैर रही हैं, लेकिन वो दो खबर जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं वो है पहला सोना और दूसरा है मिडिल ईस्ट। तो आज हम लोग मिडिल ईस्ट पर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में क्या घटनाक्रम हो रही हैं, आयतुल्ला अली खामनेई का क्या धमकी आया है, क्या पलटवार आया है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो शिप पहुँचे हुए हैं वॉरशिप वो अभी कहाँ पर मौजूद हैं, या फिर उनकी क्या कार्रवाई होगी आगे चल करके, क्या वापस हो जाएंगे या फिर ईरान की ओर बढ़ करके ईरान पर हमला करेंगे, और क्या आयतुल्ला अली खामनेई के बयान का क्या मायने निकल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया आयतुल्ला अली खामनेई ने, ट्रंप को सीधे सीधे चेता दिया है कि अगर ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान भी उसका जवाब देगा और ये जवाब रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर के हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं। तो पूरा मामला तो यही है, इजराइल यही चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम न हो। तो ये जो न्यूक्लियर वार्ता फिर से शुरू करना चाह रहे हैं ट्रंप, तो ये ट्रंप जो है कि पहले जून में तो 12 दिन के युद्ध होते हैं, आपको ही पता है कि अमेरिका हमला करता है, 12 दिन युद्ध चलते हैं, उसके बाद शांत हो जाता है मामला सब कुछ। उसके पहले जून के पहले ओमान मध्यस्थता कर रहा था और ईरान अमेरिका की परमाणु वार्ता हो रही थी जो कि असफल रही। उसी वार्ता को फिर से ये शुरू करना चाह रहे हैं ट्रंप, और ये चाह रहे हैं कि इस बार की जो मध्यस्थता करे, तो खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही है कि इसकी जो मध्यस्थता है वो तुर्की, मिस्र और कतर ये निभाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो देश हैं ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से खामनेई साहब का बयान आया है और ट्रंप का थोड़ा नरमी अभी बढ़ते हैं बयान में, क्योंकि इससे पहले वो बोल रहे थे कि वॉरशिप पहुंच गया है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमला करे, लेकिन उसके बाद अब उनका बयान जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि ईरान से मेरी बातचीत शुरू हो गई है, जल्द ही उनको मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्द ही मामला जो है कि रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इन सभी बात को साइड रख करके मैं एक और जानना चाहता हूँ आपसे कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या वो इसे जारी रखेगा या फिर परमाणु वार्ता में तो यही है, JCPOA के तहत उन्होंने 2015 में जब JCPOA तहत आए थे तो इसमें यही था कि भाई परमाणु कार्यक्रम वो चला सकते हैं लेकिन परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। लेकिन ट्रंप इस बार की वार्ता में चाह रहे हैं कि ना तो वो परमाणु कार्यक्रम जारी रखें, ना ही मिसाइल बनाएं। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा कि उनकी जो प्रॉक्सी है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो यमन हो, चाहे वो आपका फिलिस्तीन हो, चाहे उसके अलावा हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, बिल्कुल इन सभी जगह पे उनके प्रॉक्सी हैं। तो इन प्रॉक्सियों से जो ताकत मिलती है ईरान को, उनको भी अब समर्थन देने से मना कर रहे हैं। इन वार्ता में ये चीज़ चाह रहे हैं। तो क्या ये जो वार्ता है सफल होगी या फिर जो बातचीत है यहीं पर समाप्त हो जाएगी और हमला होगा? मुझे ये वार्ता कहीं सफल होती नहीं दिख रही है। खामेनेई साहब जब तक हैं वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वापस नहीं होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वापस हो गए तो ये हमें दबा के अपना यहाँ पर प्रॉक्सी रख देंगे और ईरान पे अप्रत्यक्ष रूप से राज करना शुरू कर देंगे, जो इन्होंने इराक में किया। आप जानते हैं इराक का आजकल कहीं जिक्र भी नहीं आता, इतना बड़ा देश है वो, और सद्दाम हुसैन साहब के समय में बड़ा रुतबा होता था। आज आप इराक का सुनते हैं, आपको शायद लोग भूल ही गए हैं इराक को। इनको ये लग रहा है कि ईरान का भी यही हाल करेंगे, इसलिए खामेनेई साहब बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। अब खामेनेई साहब अगर मानेंगे नहीं तो ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? एक तरफ UAE और सऊदी जैसे देश उनको अपनी धरती नहीं इस्तेमाल करने देंगे, कैसे ट्रंप साहब हमला करेंगे? और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बात कहने जा रहा था पहले, आनंद वो बीच में रह गई, कि ये अपनी देश की जनता से ध्यान भटकाने के लिए ये जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, और ट्रंप साहब के बयान को तो मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, मैं सीरियसली नहीं लेता। अभी कल कह रहे थे कि भारत ने वेनेजुएला से अब ऑयल लेना शुरू कर देगा, भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने करीब नहीं तो 30-40 बार ये बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का हमला रुकवाया, भारत सरकार ने उसको नकार दिया, उसको रेटिफाई नहीं किया। तो ट्रंप साहब, मुझे ऐसा लगता है कई बार मन से भी बात बना के कि मैं मनवा लूंगा, मैं बोल देता हूं, फिर उनसे कह दूंगा हाँ मैंने बोला था, इस टाइप की वो बात करते हैं। तो मैं ट्रंप साहब के बयान को, मैंने बताया ना आपको, ट्रंप मूड इंडेक्स मैंने एक बनाई हुई है ऑफिस में, उनका मूड सुबह दोपहर शाम अगले दिन बिल्कुल बदलता रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता है। मैं बिल्कुल उसको सीरियसली ले लेता हूँ, पर इस बात को सीरियसली मैं ज़रूर लेता हूँ कि वो इस वक्त फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमला करा जाए तो कैसे किया जाए, और अगर नहीं करा जाए तो अपने देश में जो मैं ध्यान भटकाना चाह रहा था उसको मैं किस मुँह से जवाब दूंगा। और उनको ये भी नहीं पता है, आनंद, जो मुझे जो पता लगा है कि कितने लोग अमेरिका में इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आम अमेरिकी
इस हमले का समर्थन करना चाहता है। वो अमेरिकियों को ये बताना चाहते हैं, देखो अगर मैंने अटैक नहीं किया ना तो ये न्यूक्लियर बम बनाकर कल को तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं पहले ही उसको जाके मार दूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी खिचड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है। और एक अंग्रेजी में टर्म होता है आनंद, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला अगर पहुंच गया तो ये बहुत ही, और ये विश्व युद्ध की आहट यहाँ पर पहले ही रशिया और नेटो के बीच में, आपको पता है नेटो टूट चुका है, अमेरिका लगभग नेटो से बाहर हो चुका है। और अब यूरोप के देश, जब यूरोप के देश ने भारत के साथ ट्रेड डील करी तो उसका एक कारण ये भी था कि अब अमेरिका को पता ही नहीं अमेरिका किसका दोस्त है। मैंने अपनी नक्शा दुनिया का उठा के देखा आनंद, और उसमें मैं ढूंढ रहा था कि अब कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका का दोस्त है। आप सच पूछें, मुझे एक भी देश ऐसा नहीं मिला जो उसका दोस्त मिले। साउथ कोरिया के साथ उन्होंने सबसे पहले ट्रेड डील करी थी 15% की, सबसे पहले भाग के गया था नॉर्थ कोरिया, उस पर भी उसने 25% ठोक दिया। यूके जो कि उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, सर जैसे आप कहें हम करेंगे। आज यूके को भी समझ आ गया, भैया ये तो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, बड़ी अटपटी सी बात करते हैं, बेइज्जती कर दी यूके की। एक मॉरिशस के पास यूके का राज था, वहाँ पर आपको पता ही है अंग्रेज़ों का सूरज नहीं ढलता था, कहते हैं। डिएगो गार्शिया करके एक आइलैंड है, बिल्कुल वो आइलैंड को यूके अब धीरे धीरे अपना ये राज्य खत्म कर रहा है, कॉलोनियल एरा। अब कहाँ रह गई ये राजा महाराजों के, तो उसने वापस मॉरिशस को वो हैंड ओवर करी। ट्रम्प साहब ने कह दिया दे आर बीइंग स्टूपिड, कि इसको क्या जरूरत थी वापस करने की। तो इस प्रकार के वो बयान देते हैं, तो दोस्ती किससे रखेंगे, कोई दोस्त नहीं रहा है आनंद। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प के बाद हम अगर बात करना चाहेंगे तो यूरोपीय संघ की, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है कि ईरान पर तो लगातार नकेल कस रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में IRGC, उसको यूरोपीय संघ ने आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आता है, वो भी इसका पलटवार करते हुए कहते हैं कि यूरोपीय संघ के जितने भी फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ट्रम्प के बाद यूरोपीय संघ भी इस तरीके के दबाव बना रहे हैं? क्या ईरान पर हमला जब होगा, अमेरिका इजराइल तो साथ में रहेगा ही, क्या यूरोपीय संघ भी आकर के हमला करेगा ईरान पर? देखिए, इजराइल अमेरिका का इस समय प्रॉक्सी है, आप जानते हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया, मुझे लग रहा है पहला हमला वो इजराइल से करवाएगा कि पहले आप जाके हमला करो। अब सिचुएशन यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के अब रिश्ते वैसे नहीं है जैसे पहले थे, दूसरी तरफ से IRGC को यूरोपियन संघ ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है या इजराइल हमला करता है, मुझे नहीं लगता इस समय आनंद कि यूरोप उसका साथ देगा। एक रिमार्क देना, कमेंट करना अलग बात है, पर फिजिकली उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना अलग बात है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इसका वजह है क्योंकि ईरान से यूरोप बहुत नज़दीक है। और आपको जिस मिसाइल की मैंने बात की थी ना, थार्ड मिसाइल की, ये थार्ड मिसाइल यूरोप, अमेरिका पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है क्योंकि बहुत दूर है। परंतु यूरोप ईरान से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यूरोप तक वो मिसाइल की रेंज है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, भले ही यूरोप ने IRGC को आतंकवादी कह दिया, मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय संघ इसमें अमेरिका का साथ देगा। इनके रिश्ते अब खटाई में पड़ चुके हैं। यूरोप को समझ आ गया कि भैया ये हमारा साथ देने वाले नहीं है, ये तो हमारे ही पीछे आके छुरा भोगने वाले। ग्रीनलैंड को लेके मामला आपको पता ही है क्या हुआ है, वो सारा वाकया हम दोबारा नहीं दोहराते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूरोप साथ देगा। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन और है, ये भारत से जुड़ा हुआ अहम है, क्योंकि भारत जो है कि 2026 और 27 का बजट पेश हुआ है। केंद्रीय बजट में ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उसके लिए कोई भी ऐसा नया फंड जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के राजनीतिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अभी चल रहे मामले, उसको लेकर के ये शायद रुक गया है क्या, क्योंकि ट्रंप और खामनेई साहब में जिस तरीके से तकरार चल रहा है, तो क्या ये लगता है कि इसके कारण से, या फिर उस पर अब नया जो फंड है वो जारी नहीं करना चाहता है, क्या यहीं पर सीमित रह जाएगा? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर का मतलब होता है कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, अब जो बीच में छुड़ाने आया उसको भी एक थप्पड़ लग गया, उसको भी एक घूंसा लग गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तकरार चल रहा है, भारत नहीं चाहता कि उस क्रॉस फायर में आए। हम एक निष्पक्ष रहने वाले देश हैं, हम गुट निरपेक्ष पहले कहा जाता था, नॉन अलाइंड है हम। हमारे लिए ईरान भी उतना प्रिय है जितना अमेरिका प्रिय है। 19-20 फर्क हो सकता है। अगर प्रिय नहीं होता भारत ईरान के, तो भारत क्यों वहाँ जाके चाबहार पोर्ट में वहाँ जाके निवेश करता?
आप किसी ऐसे देश में निवेश करेंगे जिससे आपकी दुश्मनी हो। तो भारत के ईरान से रिश्ते खराब नहीं हैं, पहली बात तो ये जानने वाली है। तो अब अमेरिका और अमेरिका से तो खराब है ही नहीं, ये तो ट्रम्प साहब ने अपने जो टेंट्रम्स करे उसकी वजह से सारी ये बात हुई है। अमेरिका से नहीं, ट्रम्प साहब के बयानों की वजह से, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से जो खटास आई है। अमेरिका हमारा तो नेचुरल अलाई है, तो भारत उस क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, अब जब क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता तो आप अगर और पैसा लगाते हैं तो ये अमेरिका को एक संदेश भेजता है कि आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं। भारत ये संदेश नहीं भेजना चाहता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि चाबहार में जो भारत ने पैसा लगाया था बहुत वर्ष पहले, तो ये किस लिए लगाया था कि ये हमारे लिए एक पोर्ट था, तो हमारा इससे रास्ता शॉर्ट हो जाता था। जो हम यहाँ से शिपमेंट भेजते थे ये आपको इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली आपको फ़ायदा पहुँचाता था। मेरे पास जो कैलकुलेशंस है वो कहती हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस पूरी खोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होती है, कि भारत उस इन्वेस्टमेंट को वसूल कर चुका है। अच्छा, यानी भारत ने जो पैसा लगाया था वो पैसा हम उसका इनडायरेक्टली मॉनेटरी रूप में फ़ायदा उठा चुके हैं। पर इसका ये मतलब नहीं फ़ायदा उठा चुके हैं तो भाई आप कहीं निवेश करते हैं तो आप चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए और लंबे वक्त तक आते रहे। पर अब क्योंकि ये सिचुएशन, दूसरा अमेरिका और भारत की, इसके पीछे एक और कहानी है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, बार बार बयान ये आते हैं, 6-7 बार राउंड्स हो चुके हैं, हालांकि मुझे अब इस बयान पे यकीन कम होता है, पर भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच कोई स्टिकी पॉइंट नहीं बचा है। यानी कि अब ट्रम्प साहब के हाथ में है, जब वो ओके करें तो ये डील ओके हो जाएगी। बिल्कुल। अब जब सब खाना पक चुका है, अब सिर्फ खाना बाकी है, क्योंकि खाएंगे कब ये तो पता नहीं, खाना बन चुका है। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता कि ईरान को सपोर्ट करके, चाबहार पोर्ट को सपोर्ट करके वो 25% और टैरिफ भारत के ऊपर लगा दे और सारा पका पकाए खाने के ऊपर गुड़ गोबर हो जाए। जी। ये भी एक वजह है, क्योंकि जब तक डील फाइनल नहीं होती, इसलिए भारत ने डिसाइड किया कि अब चाबहार पोर्ट पर हम कोई और फैसला नहीं करेंगे। परंतु मैं ये कहूँगा आनंद कि ये कोई, इसको आप परमानेंट स्टैंड ना मान दें। अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, यही नियम अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स पर भी लगता है। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, तो एक मैं इसको कहूँगा कि अभी मामला होल्ड पर है। फिलहाल कोई निवेश भारत नहीं कर रहा, वहाँ से पैसा, हमारा नुकसान नहीं हुआ है, जो हमने पैसा लगाया था वो हम वसूल चुके हैं। परंतु ये नुकसान जरूर है कि हम उससे और फ़ायदा आगे भी उठा सकते थे, वो हम आगे नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये इस पर भारत का स्टैंड है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अगर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, हालांकि मुझे चांस कम लग रहा है, आपको सच दिल की बात कहूँ, तो फिर भारत वहाँ पर पैसा लगा सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा भी भारत ने यूएन में भी सपोर्ट किया था। अब देख रहे होंगे जब ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, लगभग ईरान में ऐसा पुष्टि हुई नहीं है ईरान की तरफ से, लेकिन 6000 से अधिक लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन को लेकर के वहाँ पर यूरोपीय जो देश है वो एक प्रस्ताव लाए थे कि ईरान के खिलाफ ऐसा करके, तो लेकिन भारत भी वहाँ पर ईरान के पक्ष में वोट किया था और प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था, ये भी कह सकते हैं। तो ये सब मामले को लेकर के अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बने हैं, जैसा शरद जी ने बताया कि जो चाबहार पोर्ट हो या फिर खामनेई साहब का बयान हो, ट्रम्प का बयान हो, आप सुने होंगे। तो ये जो जितने भी मामले चल रहे हैं, आने वाले समय में जैसे भी अपडेट आते रहेंगे, लगातार हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।